नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर दिया जोर। राज्यसभा में कहा, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दिया जवाब। मुस्लिमों के 4% कोटे पर कर्नाटक विधानसभा में भारी बवाल। सिद्धरमैया सरकार ने 18 भाजपा विधायकों को 6 महीने के लिए किया निलंबित। भाजपा ने बताया असंवैधानिक कदम। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में। विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों सरकारों का टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने पर जोर। पाकिस्तान की आतंकी नीति को बताया शांति और सुरक्षा के लिए बड़ी बाधा। पंजाब सरकार के साथ आज शाम को होने वाली बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा लेने से इनकार। 28 मार्च को किसानों का भगवंत मान सरकार के खिलाफ जबरी विरोध दिवस मनाने का ऐलान। 2 साल से चल रहे भीषण गृह युद्ध के बाद सूडान की सेना ने खार्तूम स्थित राष्ट्रपति भवन पर किया कब्जा। आरएसएफ के लड़ाकों की तलाश के लिए सेना का तलाशी अभियान जारी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने की रणनीति, विकास कार्य समेत अन्य मुद्दों का जिक्र किया। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत हुई है। अमित शाह ने कहा कि 3 नासूर थे, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व का उग्रवाद। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए माने गए। और एक तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री जी ने। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए, वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। राज्यसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था। आज जहां आतंकवादी मरते हैं, वहीं उन्हें दफना दिया जाता है। इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब 0 हो गई है। 0। पूरे देश ने देखा होगा, 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर की समस्याओं के हल के लिए लगातार काम किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक पूर्वोत्तर में 10
1,900 युवा मुख्यधारा में आए हैं। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है मान्यवर। वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। 10,900 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि हिंदी का किसी भी भाषा से हिंदी की स्पर्धा नहीं है और हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत होती है। राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी को शंका नहीं। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार का दिन हंगामे के नाम रहा। हनी ट्रैप और मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को लेकर सदन में भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। इसी क्रम में कर्नाटक विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे 18 भाजपा विधायकों को अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद मार्शलों ने उन्हें जबरन सदन से बाहर निकाला। कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण वाला विधेयक विधानसभा में पेश करने को लेकर भाजपा ने जमकर निशाना साधा। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि सिद्धारमैया की सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को देने का काम कर रही है। यह जो केटीपीपी एक्ट है, इसके संशोधन के पश्चात 2 बातें अब सामने आती है। राज्य भर में सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स 2 करोड़ तक के सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4% मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके लिए 1 करोड़ तक के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुसलमान आरक्षण लागू होगा। ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। भाजपा ने कांग्रेस और कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और कर्नाटक सरकार लैंड जिहाद की राजनीति कर रहे हैं। मित्रों, आज 4% से शुरू हुआ है, कल 100% तक जा सकता है। ऐसे ही 1947 और उससे पहले नेहरू जी के महत्वाकांक्षा के कारण जो बात केवल एक चिंगारी के रूप में आरंभ हुई थी, वो देश के विभाजन में समाप्त हुआ। राहुल गांधी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो आज 4% से शुरू हुआ है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल 100% करने की मनसा इन लोगों के अंदर है। ये एक तरह से जिहाद की राजनीति है और आज हम जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है, जिसमें 4% कॉन्ट्रैक्ट अब मुसलमान कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत अमेरिका टैरिफ पर कहा कि दोनों देश व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य व्यापार को बढ़ाना, बाजार बाधाओं को कम करना, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करना है और हमारी सरकारें इसमें लगी हुई हैं। भारत और अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को आगे ले जाने में की बातचीत कर रहे हैं। दोनों सरकार एक जो फ्रेमवर्क होता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का, इस पे बातचीत करने के लिए कदम बढ़ा रही है। इस संदर्भ में हमारे वाणिज्य मंत्री अमेरिका के दौरा पे भी थे 3 से 7 मार्च 2025।
को, और वहां पर जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात हुई, और अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मुलाकात हुई। भारत चीन वार्ता पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब से कजान में नेताओं की बैठक हुई है तब से हमने विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव स्तर पर रचनात्मक बैठकें की हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत और संवाद हो रहे हैं और सही दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। On India-China talks, since we had the meeting between the President of China and Prime Minister in Kazan, since then we've had engagement, constructive engagement at the level of External Affairs Minister, at the level of NSA, and Foreign Secretary also traveled to China in January where he met his counterpart. Subsequent to Foreign Secretary's travel, you also must have, I gave you a readout on what External Affairs Minister, what he discussed with his Chinese counterpart on the sidelines of G20 in Johannesburg. So conversation and dialogue have been going on and they have been moving forward in the right direction. अमेरिका में भारतीय छात्रों की स्थिति पर बोलते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र किसी समस्या का सामना कर रहा है तो उसे वाणिज्य दूतावासों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। We have a large number of Indian students in the United States, and this number is also growing. Knowledge partnership and participation of our students, or enrollment of our students in universities in the United States, and the expansion of knowledge partnership is an important element in our relationship, and we want to foster these ties further. Now, as to how many students are facing any problem, etc., if there is an Indian student who is facing a problem, the consulate or the embassy is there to help them with their well-being, with their safety, and we would continue if there is any Indian student who would like a helping hand. Our consulate and our government, the embassy is there to help them out. और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने न्यू अशोकनगर और पश्चिमी विनोदनगर इलाके का दौरा किया। अपने निरीक्षण कार्यक्रम में प्रवेश वर्मा ने न्यू अशोकनगर के फुटपाथ पर बने नालों के ढक्कन, तंग सड़कों और यमुना में गिरते गंदगी का जायजा लिया। पश्चिमी विनोदनगर के अपने कार्यक्रम में प्रवेश वर्मा ने स्थानीय विधायक रविंद्र नेगी के साथ खुली नालियों और आसपास के इलाकों में पड़ी गंदगी का जायजा लिया। मौके पर PWD मंत्री ने अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं निभा रहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित करने का आदेश भी दिया। जहाँ देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर हैं, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। दिल्ली सरकार मिशन मोड में है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के न्यू अशोकनगर के बाद पश्चिमी विनोदनगर का दौरा किया। जनता की समस्याएं जानी, खुले में बहते नालों का हाल जाना। पश्चिमी विनोदनगर में स्थानीय विधायक रवि नेगी ने जनता की समस्याओं की असली तस्वीर लोक निर्माण मंत्री के सामने रखी।
रवि नेगी ने कहा कि दिल्ली की पिछली सरकारों ने बीते 12 सालों में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। रविंदर सिंह नेगी से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। अभी यहाँ जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, दिल्ली सरकार की पुरानी सरकारों ने जो यहाँ पे पाप करे, जिस प्रकार यहाँ पे भ्रष्टाचार करा, वो नाले जो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़े, जिनकी वजह से आज जल भराव होता है गलियों में, तो उसको दिखाने लाए कि किस तरह से साफ करे जाए, किस तरह से उस समस्या का समाधान हो। आपने देखा होगा हाईवे में भी पानी भर जाता है, कई बार मैंने खुद नाव चलाई है पहले, तो बहुत बुरी स्थिति है। तो उन स्थिति में कितना अच्छा हो, वो सारी चीज़ों में आज माननीय मंत्री जी सब देखेंगे। क्या आपको लगता है कि बीते 10 से 11 साल में पीडब्ल्यूडी ने या जो नाले का काम हो, रोड का काम हो, बेहतर नहीं हुआ है? इन्होंने 12 सालों में इन्होंने बस किस तरह से बिल 1 रुपये का काम 100 रुपये में कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे बढ़े, इस पर दिमाग लगाया। इन्होंने अगर दिमाग लगाया होता उस काम करने में, सफाई करने में, तो मुझे लगता नहीं है इतना जलभराव होता। थोड़ी सी बारिश में आपने देखा होगा पानी भर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, माँ बेटा मर जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फेलियर तो है ही इनका। तो उसके लिए सब चीज़ें हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, हमारी मुख्यमंत्री जी कर रही हैं, और मुझे लग रहा है बेहतर दिल्ली बनेगी। और जो यमुना की सफाई का मसला है, इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि अभी हम नाले देख रहे हैं और इसका सीधा संबंध यमुना की सफाई से। इस पर आप क्या कहेंगे? यमुना जी जिस दिन से हम जीत कर आए हैं, उसी दिन से आपने देखा होगा यमुना जी सफाई शुरू हो गया काम। जिस यमुना के बारे में केजरीवाल जी हमेशा गलत बयान देते थे कि यमुना साफ करके वोट नहीं मिलते, पर आपने देखा होगा हम जीतने के बाद शपथ लेने से पहले यमुना जी का काम चालू हो चुका है। अभी सारी चीज़ें देखी जा रही है कहाँ कैसा है, क्योंकि जो इन्होंने सिस्टम जितना ख़राब कर दिया 12 सालों में, उसको समझने में मुझे लग रहा है कम से कम 2-3 महीने लगेंगे चीज़ें, तो उसके बाद चीज़ें सब अच्छी होंगी। ये थे हमारे साथ पटपरगंज के विधायक रवि नेगी। कैमरामैन उत्तम के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में लोकतंत्र विजय दिवस मनाया गया। इसमें भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि लोकतंत्र सेनानी संघ 1975 आपातकाल बंदियों का अखिल भारतीय संगठन है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इमरजेंसी यानी आपातकाल एक काला धब्बा है। आज के दिन यानी 21 मार्च को ही 1977 को देश में करीब 19 महीने का आपातकाल खत्म हुआ था। 25 जून 1975 का वो दिन और 21 मार्च 1977 का ये दिन, अगर लोकतंत्र की सही परिभाषा का व्याख्यान किसी को करना है तो वो 21 मार्च 1977 है। हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं उसको चुनावी प्रक्रिया से जोड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन आपातकाल के 19 महीनों में जो यातनाएं आपने सही, जो कष्ट आपने सहे या उन लोगों ने सहे जो आज हमारे बीच नहीं है, सही मानों में लोकतंत्र के प्रहरी वो थे जिन्होंने बताया कि लोकतंत्र का असली सच क्या है और लोकतंत्र की विजय कैसे होती है। ये आज लोकतंत्र की विजय का उत्सव का दिन है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर लिया है। भारत ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में 99.783 करोड़ टन कोयला उत्पादन किया। कोयला मंत्रालय की कार्य योजना वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 108 करोड़ टन है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कोयला क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भारत के लिए गर्व का क्षण 1 अरब टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये उपलब्धि इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इससे पहले केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री गिरीश किशन रेड्डी ने भी इस उपलब्धि की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को श्रेय दिया, जिसने इस क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक्स पर लिखा,
भारत ने कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। अत्याधुनिक तकनीकों और कुशल तरीकों से हमने न केवल उत्पादन बढ़ाया है बल्कि टिकाऊ और जिम्मेदार खनन भी सुनिश्चित किया है। ये उपलब्धि हमारी बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करेगी, आर्थिक विकास को गति देगी और हर भारतीय के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनने की राह पर है। लोक प्रसारक प्रसार भारती देश में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। ये संपूर्ण मीडिया और मनोरंजन स्पेक्ट्रम को कवर करने वाला पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और डीडी न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार ने आज मुंबई में जियो सेंटर का दौरा किया। अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर प्रसार भारती क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई दूरदर्शन के अधिकारी मौजूद थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स में व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल द्वारा यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज का आयोजन किया गया। हमने मशहूर फिल्म निर्माता सुभाष घई से बात की, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेव्स पहल की सराहना की। भारत के मशहूर फिल्म निर्माता सुभाष घई ने वेव्स पहल पर अपने विचार साझा करते हुए इसे देश की समृद्ध सभ्यता और संप्रभुता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक शक्तिशाली मंच बताया। उन्होंने ज्ञान और आर्थिक शक्ति दोनों में वृद्धि के महत्व पर जोर दिया और कहा कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो इन दोनों तत्वों को एक साथ चलना होगा। आने वाली जनरेशन हमारी एक भारतीय फिल्में बनाए, एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में बनाए, जिसमें भारतीय संस्कृति को दर्शित किया जाए, हम उसकी कॉपी ना करें। तो ये सब जो इनिशिएटिव हुआ है, इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भारत को एक महाकाव्य देश बताते हुए सुभाष घई ने कहा कि भारतीयों ने हमेशा चाहा है कि उनकी कहानियों को बताया और दोहराया जाए, ठीक वैसे ही जैसे रामायण और महाभारत जैसे कालातीत महाकाव्यों में होता है। उन्होंने आगे कहा कि फोकस ज्यादा से ज्यादा भारत की कहानियां बताने पर होना चाहिए। हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा पावर ऑफ आर्ट ऑफ स्टोरी। आप नदी और पहाड़ की भी कहानी बता सकते हैं, आप शिवा की, कृष्णा की कहानी भी बता सकते हैं। उसके लिए शिक्षा बच्चों को चौथी क्लास से शुरू करनी पड़ेगी। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ कंटेंट, एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्री, साहित्य। सुभाष घई का मानना है कि अगर वेव्स हर जिले और राज्य में शिक्षा का प्रसार करके ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक प्रतिभाओं को ला सके तो देश में नाटकीय बदलाव आएगा। उनका मानना है कि अगले 10 वर्षों में कला और संस्कृति के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 2 देशों में से एक के रूप में उभरेगा। डीडी न्यूज़ के लिए श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। पंजाब में किसानों पर कार्रवाई के बाद प्रदेश की भगवंत मान सरकार ने शुक्रवार शाम को किसानों के साथ बैठक बुलाई थी। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने शंभू और खनौरी के किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सरकार के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मार्च को जबरी विरोध दिवस मनाने की भी घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार ने हमें धोखा दिया है और जब तक माहौल ठीक नहीं होगा तब तक कोई बैठक नहीं होगी। किसान साथियों की रिहाई के बाद ही हम बैठक करेंगे। सूडान की सेना ने 2 साल से चल रहे भीषण गृह युद्ध के बाद राजधानी खार्तूम स्थित राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने का ऐलान किया है। सूडानी सेना ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके बाद राजधानी के कई इलाकों में गोलीबारी की आवाज़ें भी सुनाई दी। ये स्थिति सूडान में चल रहे संघर्ष के एक नए मोड़ को दर्शाती है, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और देश में भयंकर मानवीय संकट फैल चुका है। पिछले 2 सालों से सूडान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसमें एक तरफ सूडान की सेना और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF आमने सामने हैं। दोनों पक्षों का उद्देश्य देश की सत्ता पर कब्जा करना है। राष्ट्रपति भवन पर सेना के कब्जे के बाद अब सेना RSF के लड़ाकों की तलाश में महल के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है।
इस युद्ध में अब तक हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है और सूडान में गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। भारत के शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने पुरुष एकल वर्ग में राउंड ऑफ 16 के मैच में दूसरी वरीयता प्राप्त एंडर्स एंटोनसन को हरा दिया। शंकर विश्व में 64वीं रैंकिंग पर हैं, जबकि एंटोनसन की विश्व रैंकिंग 2 है। शंकर ने यह मुकाबला 18-21, 21-12, 21-5 से जीता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।